नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और आज कार्यक्रम में बात होगी प्रदूषण की। त्योहार के सीजन में दिल्ली वालों का संकट यह है कि लोगों को साफ हवा कैसे मिले। हाल यह है कि दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जहां सुबह से लेकर शाम तक साफ हवा का संकट है। लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। अस्पतालों में सांसों की परेशानी लेकर मरीज पहुंच रहे हैं। जो बीमार हैं उनकी परेशानी और बढ़ गई है। हालत यह है कि 10वीं और 12वीं क्लास को छोड़कर स्कूलों को बंद कर दिया गया है और अब तो नौबत ऑड इवन की आ गई है। ऐसे में सवाल है कि प्रदूषण का यह मर्ज दिल्ली के लिए इतनी बड़ी मुसीबत कैसे बन गया। हर पहलू पर अपने खास मेहमानों से बातचीत करेंगे, ग्राउंड से रिपोर्ट्स भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये पूरा का पूरा जो ब्यौरा है हमारी इस रिपोर्ट में देख लीजिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स न केवल दिल्ली का बल्कि पूरे एनसीआर रीजन का बहुत ज़्यादा खराब है, सीवियर कैटेगरी में आ गया है और सही मायने में देखें तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। कुछ हद तक हम ये कहते हैं कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। AQI पिछले साल की एवरेज 126 थी और अभी 475 चल रहा है। ये पराली जल तो पंजाब के फिरोजपुर में रही है, लेकिन इसके धुएं से बेहाल दिल्ली एनसीआर वाले हैं। प्रदूषण की वजह सिर्फ ये पराली है ऐसा भी नहीं है। दिल्ली की हवा में कुछ जहर गाड़ियों के धुएं ने घोला है, कुछ धूल का असर है और कुछ बात मौसम ने बिगाड़ रखी है। ये दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर इलाका है जहां सुबह सुबह ही सांसें संकट में हैं। बीते रविवार औसतन राजधानी दिल्ली में AQI 454 दर्ज किया गया, जिसके बाद अब राजधानी दिल्ली में ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। यानी आने वाले समय में दिल्ली में सख्ताई बढ़ने वाली है। डीजल से चलने वाले ट्रक और बसों को राजधानी दिल्ली में अनुमति नहीं दी जा रही है। कंस्ट्रक्शन के काम राजधानी दिल्ली में रोक दिए गए हैं। प्राइमरी स्कूलों को 10 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। प्रदूषण के आगे अब तक की गई तमाम कोशिशों का ज्यादा असर नहीं नजर आया है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने अपने आजमाए हुए ऑड इवन से प्रदूषण से युद्ध का शंखनाद कर दिया है। जो चूंकि ये संभावना दिख रही है कि दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है, उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। दिल्ली को प्रदूषित हवा से बचाने के लिए हर जतन किए जा चुके हैं। ग्रैब का चौथा चरण लागू हो चुका है। दिल्ली बॉर्डर पर ही 1767 ट्रकों को रोका जा चुका है। 150 डीजल गाड़ियां जब्त की गई हैं। दिल्ली पुलिस की 20 टीमें दिल्ली ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स के साथ मिलकर काम कर रही हैं और तो और जहां जहां निर्माण का काम चल रहा है उसे तत्काल रोक दिया गया है। दिल्ली और सहारनपुर का जो ये कॉरिडोर है, ये एक पिछले लंबे वक्त से इसका निर्माण कार्य जो है वो चल रहा था, उसको फिलहाल जो है वो रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी यहाँ पर खुली में थी उस पर पानी का छिड़काव जो है वो किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर जो मिट्टी खुले में पड़ी हुई है वो उड़ करके पूरे दिल्ली को एक बार फिर से प्रदूषित जो है वो ना करे। प्रदूषण के बिगड़ते हालात को डॉक्टर्स की मेडिकल इमरजेंसी मान रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस दमघोटू हवा में दिल्ली में हर शख्स 10 से 12 सिगरेट के बराबर धुआं ले रहा है। अगर मैं आपको स्टडीज की बात करूं तो ये बता सकते हैं कि 2020 में यूरोप में 2,38,000 डेथ सीधे सीधे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनवायरमेंट पोल्यूशन पे है। अगर हम ये कहें कि हमारे लिए आज क्या जहर है, क्या डाइट, क्या टोबैको या फिर एनवायरमेंट पोल्यूशन, आई थिंक तीनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं और ये हम लोगों को बहुत समझने की आवश्यकता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम प्रदूषण को जितना कम रखें। क्या हम इससे बच सकते हैं? शायद संभव नहीं है, क्योंकि हमें सांस तो लेना है। फिलहाल प्रदूषित हवा का असर दिल्ली की सेहत पर नजर आ रहा है। केवल सफदरजंग अस्पताल की बात करें तो यहाँ हर रोज 20 से 30 मरीज सांसों से जुड़ी परेशानी की वजह से पहुंच रहे हैं। हमारे अस्पताल की बात करें लोकनायक में तो 25 से 30 मरीज सांस की तकलीफ के साथ पिछले 24 घंटे में आए हैं और उसमें कुछ बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और बुजुर्ग हैं
60 साल से ऊपर की उम्र के जिनको की सांस में तकलीफ हो रही है और वो हमारे यहाँ पे एडमिट है। जाहिर है ये धुआं हमारे लिए फौरी मुसीबत नहीं है। प्रदूषण की ये समस्या पिछले कई सालों से है। डॉक्टरों का कहना है कि लगातार ये खराब हवा हमें भीतर ही भीतर बीमार बना रही है। इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ऑल्दो हम ये बात करते हैं कि अभी हम बात कर रहे हैं एयर क्वालिटी की, फिर जब मौसम बदलेगा, गर्मी आएंगी तो भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम पिछले 5 साल का डेटा देखें तो इस एरिया में मेजॉरिटी ऑफ द डे 60 to 70% जो हमारे डेज हैं वो एयर क्वालिटी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम ये भी समझ लें कि हम सब जो है कॉन्स्टेंटली पुअर क्वालिटी एयर ब्रीथ कर रहे हैं और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी हैं। तो एक्यूट इफेक्ट्स है जो हम आजकल देख रहे हैं, पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी हैं जिससे हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, डिमेंशिया भी बढ़ जाता है। और ये भी देखा गया है, अब कुछ डेटा आ रहा है कि कैंसर भी, इसमें लंग कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं। फिलहाल तो दिल्ली एनसीआर के लिए साफ हवा दूर की कौड़ी नजर आती है। कुछ दिनों बाद दीपावली है, लिहाजा बाजारों से लेकर सड़क पर भीड़ रहने वाली है। ऐसे में प्रदूषित हवा के विरुद्ध युद्ध थोड़ा मुश्किल हो गया है। जिस पराली को प्रदूषण की असल वजह माना जा रहा है, उसे रोक पाने में भी सरकारें असमर्थ साबित हुई हैं। ऐसे में प्रदूषण से ये युद्ध अभी लंबा खींचने वाला है। दिल्ली से अनामिका गौड़, सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो तमाम पहलुओं पर हमारी ये चर्चा आज होगी। प्रदूषण के मुद्दे को लेकर हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे आपका परिचय सबसे पहले करवा देते हैं। डॉक्टर पुनीत खन्ना, सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट, मणिपाल अस्पताल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जो कि बोर्ड मेंबर हैं सीपीसीबी और डीपीसीसी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनिल। परेश गोस्वामी वेदर एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे और हमारे दो संवाददाता दिल्ली के विजय चौक से अनामिका गौड़ और मनीष चौरसिया अक्षरधाम मंदिर के पास से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा जो डीपीसीसी के मेंबर हैं डॉक्टर अनिल का। डॉक्टर साहब, हेल्थ इमरजेंसी, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो इसको हेल्थ इमरजेंसी मान रहे हैं और जो कदम हाल फिलहाल में उठाए हैं ग्रैप 1 से लेकर ग्रैप 4 तक, क्या ये हेल्थ इमरजेंसी को एड्रेस करने के लिए काफी है या कुछ और भी किया जाना चाहिए? जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को। सही मायने में आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो डाटा आ रहा है वो इमरजेंसी सिचुएशन है। मैं सुबह देख रहा था 9 बजे आनंद विहार में AQI जो है 929 और अभी जानकारी मिली कि 999 तक भी पहुंचा है। कुछ विषय मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 पैरामीटर होते हैं जिसमें PM 2.5, PM 10, ओजोन नॉक्स, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और लेड। अगर हम इसकी डिटेल में स्टडी करें तो जब सुबह का हम देखें तो PM 2.5 580, PM 10 929 जी, ओजोन 26, नॉक्स 52, सल्फर डाइऑक्साइड 1 और कार्बन मोनोऑक्साइड 27 जी। जो हाईएस्ट रीडिंग आती है उसको AQI लेते हैं। PM 10 929 सुबह 9 बजे था जो बाद में 999 भी हुआ। मतलब 999 के बाद तो कैलकुलेशन ही होना बंद हो जाता है मेरे ख्याल से। 999 को रेड लेटर डे ऑफ द हिस्ट्री कहते हैं जी। और दिल्ली का कोई की टैग मिला हुआ कि 2-3 साल में पूरे विश्व में रेड टैग डे, रेड लेटर डे वो दिल्ली को मिलता है। ये अच्छी बात नहीं है हम सब के लिए, शायद हम जो काम करते हैं ठीक नहीं है, पर मैं इसके आपको सोर्स पे भी जानना चाहता हूँ। और देखिए अब आप एक चीज समझ लीजिए इस डाटा से कि ये डाटा ये कहता है कि जो PM 10 और PM 2.5 ये ही ज्यादा है, बाकी चीजें अंडर कंट्रोल है, यही इमरजेंसी है जी। अब PM 2.5 और PM 10 आता है डस्ट से, कंस्ट्रक्शन वेस्ट से, स्टबल या पराली बर्निंग से और प्राकृतिक रूप से। डॉक्टर साहब हम थोड़ा संक्षेप में अगर बातों को जाएं, जैसे PM 10 और 2.5 इनके कारणों के बारे में, इनकी डिटेलिंग के बारे में बहुत सारी बातें होती है, लेकिन सवाल ये लोगों के जहन में इस समय आ रहा है कि जो कदम अब उठाए गए हैं, ग्रैप 1 के तहत जो उठाए गए असर नहीं दिखा, ग्रैप 2 के तहत जो उठाए गए असर नहीं दिखा, ग्रैप 3 के तहत जो उठाए गए उसके बाद और AQI लेवल का डाउनफॉल देखा गया, अब ग्रैप 4 लागू हो गया है। ये तमाम कदम हमारी हवा को साफ करने में कितने कारगर हो सकते हैं? आने वाले दिनों में कितने दिनों में इंपैक्ट दिखेगा? मैं बता रहा हूँ, जो एयर पोल्यूशन है वो 2 तरीके से होता है, एंथ्रोपोजेनिक, मैनमेड और नेचुरल जी। अभी मुझे लगता है कोई भी आप कदम उठाए इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ प्रकृति ही इसको साफ करती है। हवा तेज चलेगी
तो ही ये पोल्यूशन होगा। आप कितने ही चाहे ऑडी 1 कर लें, चाहे ग्रेफ 3 लगा लें, ग्रेफ 4 लगा लें, मैं डिटेल में भी बता सकता हूँ, पूरा कोई फायदा नहीं होने वाला। इसके लिए पोल्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टेम्पररी आप कुछ नहीं कर सकते। आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो चीजें हैं, आप सिर्फ भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, पर मुझे लगता है कि नेचुरल जो हवा की स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि आज मैंने देखा कई जगह हवा की स्पीड आता हूं अनिल जी आपके पास आता हूं। महत्वपूर्ण बात बोली है कि आसमान से ही अगर रहमत की बरसात होगी तो फिर हालात तुरंत सुधर सकते हैं। मैं सीधे यहां पर रुख करना चाहूंगा परेश गोस्वामी जी का। अब सब लोग आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं सर, और आसमान आपके नजरिए में क्या कह रहा है? मौसम हाल फिलहाल में क्या संकेत दे रहा है? हवा की गति के ऊपर सबकी निगाहें हैं, हवा की गति को लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं? मौसम का ये बदलाव हाल फिलहाल में कोई दिखाई दे रहा है क्या? जी, बात की जाए तो अनंत जी, अभी जो नवंबर का पहला हफ्ता सप्ताह चालू हो गया है, और वैसे देखा जाए तो अक्टूबर के लास्ट वीक में जो है, जो WD है यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो पश्चिमी विक्षेप जो आने वाला होता है वो आ जाता है, और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो पहाड़ी इलाके उनमें बर्फ वर्षा चालू हो जाती है, और जो हवाओं की जो दिशाएं है वो कभी कभी उत्तरी और उत्तरी पूर्व की हवाएं चलनी चाहिए, और हवा की जो स्पीड है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। लेकिन अल नीनो की कंडीशन की वजह से इस साल जो हमारा जो ठंडी का जो सीजन है, जाड़ों का जो सीजन है, वो 20 से 25 दिन लेट चल रहा है। इसीलिए कहा जा सकता है कि अभी जो WD यानी कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो रेगुलर आते हैं, वो आज की तारीख में देखा जाए तो आज भी कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत के ऊपर से गुजर रहे। कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी मौजूद नहीं है, और आने वाले 15 दिनों तक कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला नहीं है। इसीलिए जो उत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं या फिर जो मैदानी इलाके, उन सभी क्षेत्रों में अभी कोई बारिश की आशंका नहीं है। इसीलिए जो अभी एक प्रदूषण की जो समस्या चल रही है, उसमें से कम 15 दिन के लिए आप हमें कोई छुटकारा मिले, ऐसी कोई कंडीशन अभी दिख नहीं रही है जी। अब हवा की गति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी हवा की गति का स्टेटस क्या है, और हवा की गति कितनी होनी चाहिए कि ये स्मॉग की जो मोटी चादर पूरे के पूरे दिल्ली NCR में दिखाई दे रही है, उसको बहा के ले जाए और ये सेटल डाउन हो जाए? देखिए, हवा की बात की जाए तो अभी 10 से लेके 14 तक अलग अलग क्षेत्रों में हवा की जो रफ्तार है वो चल रही है, लेकिन यहाँ पे हवा की जो स्पीड है वो बढ़नी चाहिए। हवा की स्पीड बढ़ के 20, 21, 22 तक अगर चली जाती है तो 2 दिन में हमें थोड़ा इसमें से जो छुटकारा मिल सकता है। लेकिन अभी बात की जाए तो 10 तारीख तक हवा की रफ्तार में कोई बढ़ोतरी हो जाए, ऐसा संकेत अभी भी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि जब भी जो मानसून का सीजन चल रहा है तभी पश्चिमी या तो फिर पश्चिम दक्षिणी हवाएं चलती है। अभी हवाएं घूमना चालू हुई है। अभी उत्तर और उत्तरी पूर्वी की हवाओं का जो रुख है वो चालू हो चुका है, लेकिन ये हवा में जो बदलाव की वजह से जो एकदम स्पीड में उसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो अभी 10 तारीख तक कोई बढ़ोतरी हो जाए, ऐसा अभी संकेत नहीं मिल रहा है। हाँ, एक बात तय है कि 10 तारीख के बाद धीरे धीरे हवाओं की स्पीड में बढ़ोतरी होगी और हमें इसमें से राहत मिल सकती है। आता हूं मैं परेश जी आपके पास में, सीधे मनीष का रुख करूंगा, हमारे संवाददाता जो इस समय अक्षरधाम मंदिर के पास मौजूद हैं। मनीष, आज आपात बैठक पर लोगों की निगाहें थी। उस आपात बैठक में कई फैसले हुए। ऑड इवन लागू करने का फैसला कर दिया गया है, और इसके अलावा 10वीं 12वीं को छोड़कर तमाम स्कूलों को बंद करने की घोषणा भी कर दी गई है। ये फाइनल प्रहार है क्या प्रदूषण के खिलाफ सरकार का, या अभी सरकार की बास्केट में और भी उपाय हैं जिनको समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई किया जाएगा? नहीं, देखिए, इसे फाइनल प्रहार तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फाइनल कोशिश जरूर कर सकते, क्योंकि इसके बाद दिल्ली सरकार क्या करेगी ये समझना बहुत मुश्किल। मुझे लगता नहीं कि उसके बाद उनके बास्केट में कुछ और बचा होगा। लेकिन बड़ी बात यह कि आप देखिए, ऑड इवन लागू भी कर रहे हैं तो 13 नवंबर से, आज 6 तारीख है, मतलब अभी भी आपको 7 दिन का और इंतजार करना है। स्थिति जो है वो आज बद से बदतर हो चुकी है। कल तक का जो AQI था वो 475 के आसपास था, आज जरूर थोड़ा नीचे आया है, 425, 430 के आसपास AQI अभी भी बना हुआ है दिल्ली का ओवरऑल। एडजॉइनिंग एरियाज की आप बात करेंगे तो किटन नोडा सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है, वो भी 430 के आसपास बना हुआ है। बड़ी बात यह है कि जो भी चीजें आप लागू, जैसे ऑड इवन की आप बात कर रहे हैं तो ऑड इवन तो सड़क पर लागू हो जाएगा, लेकिन अगर आप दूसरी चीजों की बात करें
तो पब्लिक की सहभागिता और सिस्टम का एक्टिवनेस होना बहुत कम दिखाई पड़ता है। आपको सड़क पर सिस्टम की कोई पहल बहुत कम दिखाई पड़ती है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे एनसीआर के इलाका हो। अब इतना पोल्यूशन है, लेकिन आपको दिन में कहीं भी स्प्रिंकल होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं अक्षरधाम मंदिर के आसपास मौजूद हूँ और ये वो रास्ता है जहाँ पर हैवी ट्रैफिक होता है। तो क्या ऐसे में नहीं चाहिए कि आप दिन में भी सुबह शाम कभी आप आते होंगे, एक बार खाना पूर्ति करते होंगे, क्या दिन में आपको नहीं लगता कि यहाँ पर एक बार भी आकर स्प्रिंकल आपको करना चाहिए? स्प्रिंकल्स को लेकर जो तेजी होनी चाहिए सिस्टम में वो दिखाई नहीं पड़ती है। दूसरी बात, अभी दिवाली आ रही है। दिवाली में दिल्ली एनसीआर में पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के साफ निर्देश हैं, नहीं इस्तेमाल करना है, आप नहीं जला सकते। लेकिन सिस्टम पर आप जब भी जाएंगे, आप पुलिस को देखेंगे, प्रशासन को देखेंगे, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई नहीं पड़ते हैं जब लोग दिवाली पर पटाखे फोड़ते हैं। भले ही बिक्री नहीं होती है, लेकिन लोग दूसरी जगह से लेकर आते हैं, आराम से फोड़ते हैं, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये ना सिर्फ सिस्टम का इंसेंसिटिव होना दिखाता है, मतलब सरकार के सामने, प्रशासन के सामने अभी चैलेंज और बड़ा है, और इस चैलेंज का सामना करने के लिए और कौन से उपाय किए जाएंगे इसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ग्रैब 4 लागू हो चुका है, ऑड इवन लागू करने की बात चल रही है, स्कूलों को बंद करने का ऐलान हो चुका है। सीधे मैं अनामिका का यहां पर रुख करना चाहूंगा। अनामिका, आपने लोगों से बातचीत की होगी ऑड इवन को लेकर, स्कूलों को बंद करने को लेकर जो उपाय सरकार कर रही है, क्या लोगों की निगाह में वो काफी हैं? क्या वो इनका इम्पैक्ट महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल अनंत, जब मीटिंग हुई उसके बाद तुरंत ये ऐलान किया गया कि अब ऑड इवन लागू किया जाएगा 13 नवंबर के बाद से, 13 नवंबर से शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमने लोगों का जब रिएक्शन जानना चाहा तो लोगों का मिक्स रिएक्शन हमें देखने को मिला। कुछ का कहना है कि ये जरूरी है, ऑड इवन लागू करना चाहिए, चाहे थोड़ा सही 1-2% ही सही, लेकिन पॉल्यूशन में कमी आएगी। लेकिन जो लोग रोज अपने ऑफिस जाते हैं, अपनी गाड़ी से जाते हैं, उनका कहना है कि उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। सरकार अभी क्यों जागी है? इससे पहले सरकार क्या कर रही थी? जब पॉल्यूशन सिर पे आ जाता है तब सरकार हम पे नियम थोप देती है, उससे पहले सरकार कई ऐसे ठोस कदम क्यों नहीं उठाती है? क्योंकि हर साल पता होता है कि जैसे ही नवंबर का महीना आना होता है, दिवाली पास आनी होती है, ये मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन राजधानी दिल्ली एनसीआर में शुरू हो जाती है। लेकिन सरकार की नींद तब क्यों जागती है जब पॉल्यूशन सिर पे आके खड़ा हो जाता है, सांसों पे मुश्किलें आ जाती है। राजधानी दिल्ली में तो फिर भी सरकार एक्टिव है, लेकिन दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद की बात करें, तो वहां पे ये एक्शन भी नहीं लिए जा रहे हैं। अभी बात हो रही थी कि विंड फ्लो की, तो कृत्रिम वर्षा के विकल्प पे भी विचार किया जा रहा है। दिल्ली फायर सर्विस ने भी दिल्ली सरकार का हाथ थामा है, हाई प्रेशर से जो है पानी का छिड़काव किया जा रहा है, और आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर कृत्रिम वर्षा के विकल्प को भी खंगाला जा रहा है। अनंत, आता हूं अनामिका मैं आपके पास में, डॉक्टर पुनीत खन्ना का सीधे यहां पर रुख करना चाहूंगा। पुनीत जी, आपसे बातचीत की शुरुआत करूं, एक शेर की लाइन मुझे ध्यान आ रही है, प्यास लगी थी, पानी में जहर था, पीते तो भी मरते, ना पीते तो भी मरते। अब दिल्ली वालों की स्थिति, एनसीआर वालों की स्थिति यही हो गई है, सांस के बिना भी मर जाएंगे और सांस लेंगे तो भी मरने का खतरा है, तो भी दिक्कतों का खतरा है। अब ऐसे में लोगों के पास ऑप्शन क्या बचता है? जी बिल्कुल, देखिए ये समस्या जो है, जैसे मैं अभी सुन रहा था बाकी पैनलिस्ट की, ये समस्या कोई नई नहीं है, हम इतने सालों से इस समस्या को जूझ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि जब हमारे सर पर मुसीबत आ जाती है तभी हम उस पर एक्शन लेते हैं। मैं इस वक्त ये कहना चाहूंगा कि अब जैसे एक सदस्य ने कहा कि जब तक हवा तेज नहीं चलेगी तब तक तो ये मौसम रहने वाला है, तो कुछ बहुत सावधानियां बरतने की जरूरत है, खासकर उन मरीजों को जिनको लंग्स की प्रॉब्लम रहती है, या जो क्रोनिक डिजीज के मरीज हैं, जैसे कि डायबिटीज है या जिनकी इम्यूनिटी कम है किसी कारण से। ऐसे मरीजों को इस वक्त अपना बहुत ध्यान रखना है। जो सबसे मेन ध्यान रखना है वो ये है कि एक तो अपनी दवाइयां आप नियमित रूप से लीजिए, जितना हो सके कोशिश करिए कि आप बाहर ना जाएं, घर पे रहें। अगर आपको एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, तो आप घर पे करें। खासकर जो सबसे मेन पीक आवर्स हैं ट्रैफिक के या पॉल्यूशन के या इस धुएं के, जिसको हम स्मॉग कहते हैं, स्मोक और फॉग का मिक्सचर जो है, ऐसे टाइम पे आप बाहर ना जाएं तो ये सबसे अच्छा है। खासकर उन मरीजों को जिनको कोविड की शिकायत हुई थी 2021 में, उनके फेफड़ों में जिनमें दिक्कत आई थी, वो काफी मरीज इस संख्या में हमारे पास अस्थमा करके आ रहे हैं जी। तो ऐसे मरीजों को भी बहुत जरूरी है कि वो अपनी एहतियात बरतें। जब बाहर निकलना बहुत आवश्यक हो जाए तो मुंह पे मास्क लगा के चलें। नियमित रूप से अपनी अस्थमा की दवाइयां या सांस की दवाइयां जो है वो लें।
एयर प्यूरिफायर हालांकि बहुत इफेक्टिव तो नहीं होते जो बाहर जाते हैं, लेकिन फिर भी घर पे जो लगा सकते हैं उनको जरूर यूज करें। और दूसरा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपनी डाइट और अपनी मल्टीविटामिन की डोज, अपनी फूड्स की डोज, अपनी न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि अल्टीमेटली बीमारी से लड़ने में जो सबसे ज्यादा सहायक होगा वो आपका खुद का शरीर, आपका खुद का स्वास्थ्य होगा। मैं आता हूं डॉक्टर पुनीत आपके पास। मैं सीधे अनिल जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। अनिल जी, जब बात आती है पोल्यूशन कंट्रोल की तो दो विकल्प हैं हमारे सामने, एक है शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। बात शॉर्ट टर्म उपाय की करें तो ये तो मुसीबत आ गई है, पानी भी छिड़काव हो रहा है, जमीन पर भी पानी फेंका जा रहा है, आसमान में पानी फेंका जा रहा है, ये बंद कर दो वो बंद कर दो। लेकिन ये कोई आज की समस्या नहीं है, दिल्ली की स्थायी समस्या बन गई है, दिल्ली की बीमारी ये बन चुका है पॉल्यूशन। ऐसे में जब हमें पता है कि एक साइकिल आएगा, साल में एक साइकिल ऐसा आता है जब पोल्यूशन बढ़ना शुरू हो जाता है, आपको लगता है कि जो उपाय अब अपनाए जा रहे हैं, अगर इनमें से कुछ उपाय शुरुआत में ही अपना लिए जाएं, ग्रेजुअली अपना लिए जाएं, तो शायद उसका इंपैक्ट ज्यादा बेहतर तरीके से सामने आए? देखिए, मुझे लगता है कि जो उपाय आज अपनाए जा रहे हैं ये सब फायदा नहीं करने वाले, ये सब कॉस्मेटिक चीजें हैं। जितने भी उपाय आप बात करें जो आज कह रहे हैं, ये सब फोर्स कर रहे हैं नागरिकों को इंडोर रहने की। परमानेंट सोल्यूशन ये एयर पोल्यूशन कंट्रोल करना कोई जादू की छड़ी नहीं है, कई सालों का इसमें प्रयास है। आप OD1 ले आइए, आप कंस्ट्रक्शन का कर दीजिए, मशीनों का कर दीजिए, दीज आर ऑल टेम्पररी फिनोमिनस, परमानेंट नहीं है। मैंने बताया कि 3 प्रमुख कारण जो लगते हैं वो डस्ट है, पराली की जलना है और हवा का रुख है। आप देखिए, दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो 28,508 किलोमीटर की सड़कें हैं और दिल्ली सरकार का ये आंकड़ा ये कहता है कि 3100 टन पर डे जो उनका CND वेस्ट जनरेट होता है उसको प्रोसेस करने का उनके पास कोई व्यवस्था नहीं, वो सड़कों पे ऐसे ही पड़ा रहता है जी। और दिल्ली का AQI अभी कभी भी आपको पूरे साल में 50 नहीं मिलेगा, 0 से 50 तो अच्छा होता है। इसका मतलब ये है बरसात में हो जाता है, जिस दिन बरसात होती है 50 नहीं मिला होगा, आप कभी चेक कीजिए, मैं बता रहा हूँ जी। अगर दिल्ली का AQI 50 या 100 हो तो सर्दियों में इन दिनों जब वेदर की कंडीशन एडवर्स रहती है तो हम 200 या 250 मांग सकते हैं पूरे। मुझे लगता है दिल्ली को मास्क लेने की जरूरत है। दूसरा एक बड़ा रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पंजाब सरकार का डाटा चेक कर रहा था कल, यानी 5 तारीख को 3,230 पराली जलने के केसेस रिकॉर्ड किए जो पंजाब सरकार का ऑफिशियल डाटा है, और हाईएस्ट बर्निंग 17,403 तो रिकॉर्डेड केसेस उन्होंने इस सीजन में लिए हैं। 1 या 2 दिन लगता है यहाँ तक आने में। दे आर द मेन रीजन। तो एक दिन में कुछ नहीं होना, और ये तो कुछ तो नागरिकों को तंग होंगे, कुछ अपना इंडोर बैठेंगे। मुझे लगता है इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और ये विषय जो है ये पर्यावरण विदों के साथ बैठ के, डॉक्टर्स के साथ बैठ के इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। देखिए, आपको मैंने शुरू में बताया मेजर अभी क्या है, PM 2.5 और 10। वेहिकुलर पोल्यूशन सल्फर तो है ही नहीं, लेड तो 0 है। मैं सीधे रुख करना चाहूंगा अपने संवाददाता मनीष चौरसिया का, जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, पिछले दिनों जो उपाय उठाए गए, जिन उपायों को लागू किया गया, अब सवाल यह है कि आपने फैसला ले लिया, लेकिन उनकी निगरानी का तंत्र भी क्या उतना मजबूत है? यह भी देखा जा रहा है कि वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जमीन पर उनका असर कितना है? देखिए, ग्रैप 3 तक तो कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं करना होता है, बस बेसिकली जो एजेंसीज हैं उनको देखरेख करनी होती है। लेकिन ग्रैप 4 जब आप लगाते हो तो आप ये इंश्योर करते हो कि डीजल की गाड़ियाँ दिल्ली में एंट्री नहीं लेंगी। आप ये इंश्योर करते हैं कि जो भी जितनी प्राइवेट कंपनीज हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो उनमें से 50% एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम होम करेंगे। आप ये इंश्योर करते हैं कि बच्चे जो है वो स्कूल नहीं पहुँचेंगे, सभी बच्चों की जो क्लासेस है या तो ऑनलाइन होगी या फिर छुट्टियाँ होंगी, कम से कम जो 10 तक के बच्चे हैं। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं, ये भी एक देखने वाली बात है। ऑड इवन आप लेकर आए हैं, ग्रैप 4 आप लगाया है, इसका मतलब ये भी है कि आपके पहले के जितने प्रयास थे वो कहीं ना कहीं नाकाफी रहे या फिर आप उसमें फेल हो गए उसको इम्प्लीमेंट करने में। आप आगे और कितने भी नियम लेकर चले आओ, जैसे अगर हम NCR की बात करें, हम नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, तो वहाँ पर भी ग्रैप 4 लागू होने के बाद से कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन पर रोक लगा दी गई है। कई सरकारी कंस्ट्रक्शन रोक दिए गए हैं, लेकिन जब आप डूब क्षेत्र में पहुँचते हैं, गली कूचों में पहुँचते हैं, तो आपको बहुत सारा कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखाई पड़ जाता है। अब क्या अथॉरिटीज़ को वो पता नहीं चल रहा है या फिर उनकी मिली भगत है? तो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि आप कितने नियम लेकर आ जाओ, आप कितने कानून लेकर आ जाओ, आप ऑड ईमेल लेकर आ जाओ, लेकिन
उनको इम्प्लीमेंट करने वाली संस्थाएं जब तक आता हूं मैं आपके पास। अनामिका, बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर एग्जीक्यूशन का भी है, बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर निगरानी का भी है। मनीष ये बात कह रहे हैं, सीधे हम रुक करेंगे अनामिका का। अनामिका, ब्रेक पे जाने से पहले आपने आर्टिफिशियल रेन की बात की थी कि वो भी एक विकल्प हो सकता है। क्या उस विकल्प पर विचार किया जा रहा है और उस विकल्प को अपनाने से पहले किस सिचुएशन तक, कब तक इसको देखने की बात है, कब अपनाने की बात है? बिल्कुल, कृत्रिम वर्षा की हमने बात की थी। इससे पहले जब बढ़ते प्रदूषण पे बात हुई थी तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इस बार हम विचार कर रहे हैं कृत्रिम वर्षा पे, जिसके लिए बातचीत की जा रही है आईआईटी कानपुर में। आईआईटी कानपुर बहुत लंबे समय से इस पे रिसर्च भी कर रहा है और शायद आने वाले समय में दिवाली के बाद इस पे इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके, पर इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि ऐसा किया जाएगा। बस हालांकि चर्चाएं इस समय हो रही है, क्योंकि ये आखिरी सॉल्यूशन जो है दिल्ली सरकार को ये दिखाई पड़ रहा है कि अगर नेचुरल बारिश नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है, तो कृत्रिम वर्षा का जो है वो ऑप्शन यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कब ये किया जाएगा इसकी कोई आशंका अभी तक हमें भी नजर नहीं आ रही। अभी मैं विजय चौक में मौजूद हूँ और हवा यहाँ पे बिल्कुल नहीं चल रही है। सांसें लेने में दिक्कत हो रही है, गला चोक हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है। इसलिए डॉक्टर्स ने, जितने भी दिल्ली वाले हैं या जितने एनसीआर में रहने वाले लोग हैं, उन्हें ये हिदायत दी है कि अगर वो बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं। लेकिन कोरोना के बाद मास्क लगा के ऐसे घुटन भरे माहौल में जाना भी मुश्किल है। जो लोग काम कर रहे हैं, जितनी एनर्जी से आप काम कर सकते थे, वो भी नहीं हो पा रहा है। आ रहा हूं अनामिका, मैं सीधे रुक करूंगा परेश गोस्वामी जी का। परेश जी, आपने भी सुना, हमारी संवाददाता बता रही है कि एक विकल्प ये भी हो सकता है, आने वाले दिनों में शायद दिखाई दे, हो सकता है इस दिशा में कदम बढ़े, और वो है आर्टिफिशियल रेन का। अब ये आर्टिफिशियल रेन कितनी कारगर हो सकती है आपके नजरिए से, अगर हालात ऐसे बने रहे तो? परेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है परेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। फ्रीज फिलहाल वो दिखाई दे रहा है उनका फ्रेम। हम सीधे रुक करेंगे अनिल जी का। अनिल जी, आर्टिफिशियल रेन एक और विकल्प सामने है, उस पर भी विचार हो रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों उसको अपनाया जाए। क्या आप उसको देखते हैं, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है सरकार कोई साइंटिफिक बेसिस पे कोई काम नहीं कर रही। पिछले दिनों इन्होंने स्मोक टावर 23 करोड़ रुपए लगाया, आज वो बंद पड़ा है। मैं पहले भी कहता था इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। आर्टिफिशियल रेन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, कहीं कहीं अपनाया गया है, पर उसकी अगर आप रेंज देखें और कॉस्टिंग देखें तो उसका दायरा कितना होगा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। और अगर आप दिल्ली का एरिया देखें तो रफली 50 बाई 50 किलोमीटर का करीब मोर देन 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। मुझे नहीं लगता इसका कोई फायदा होगा। इससे ज्यादा बेहतर मैं कह रहा हूँ कि आप लॉन्ग टर्म काम दें, क्योंकि पिछले साल भी हम यही डिबेट कर रहे थे और अगले साल भी करेंगे। ठीक है, 3 रीजन मैंने आपको बताया है कि दिल्ली में जो पेमेंट्स पे धूल मिट्टी पड़ी है, खाली प्लॉट में पड़ी है। अभी कल ही मैंने कहा कि 1.5 लाख मशीनें हैं पंजाब के पास स्टबल बढ़ने की, फिर भी हाईएस्ट केसेस आए। जो सरकार के हाथ में है वो तो करे सर, प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें, मेरा ये निवेदन है। मुझे नहीं लगता आर्टिफिशियल रेन से कोई फायदा होने वाला है। उसमें फिर होगा, इन्होंने सोर्स अपॉर्चुनिटी स्टडी की करी, 13 करोड़ रुपए लगाए। चलिए, मैं आता हूं अनिल जी आपके पास। सीधे पुनीत जी का मैं यहां पर रुख करना चाहूंगा। पुनीत जी, अब समस्या है और हमें इससे खुद भी लड़ना है। सरकार अपने लेवल पे जो काम कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन एक इंडिविजुअल के तौर पर भी हमें इससे खुद लड़ना है और हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है अपनी सेहत का ध्यान रखना। आपने कुछ सावधानियां ब्रेक पे जाने से पहले बताई थी। अब सिम्टम्स की हम बात कर लें कि अगर किसी को कोई संकेत मिलता है कि ये इमरजेंसी के हालात हैं, ये समझना भी बेहद जरूरी है। वो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और उनका उपाय क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जो पेशेंट्स ऑलरेडी लंग्स की डिजीज से पीड़ित हैं या जो हार्ट डिजीज के मरीज हैं, वो ये नोटिस करते हैं कि जब पोल्यूशन का इफेक्ट होता है, उसकी वजह से अगर चोकिंग होती है या सांस की दिक्कत होती है, तो सबसे पहले उनके जो सिम्टम्स हैं उनमें इजाफा हो जाता है। जैसे कि अगर खांसी है या सांस की दिक्कत है, छींके जुकाम है, गला दर्द करने लग जाता है, नाक से पानी बहने लग जाता है या छाती में टाइटनेस लगती है जी। ये सारे लक्षण हैं कि पोल्यूशन की वजह से उनको दमे की जो रिक्वायरमेंट है, उनकी दवाइयों की वो बढ़ रही है या जो सांस लेना उनके लिए मुश्किल हो रहा है।
जैसे मैंने बताया कि ऐसे में सबसे बेहतर तो उपाय ये है कि पहले से ही आप अपनी दवाइयों को बिल्कुल नियमित रूप से लें और उसमें कोई कोताही नहीं बरतें। दूसरा, अवॉइडेंस सबसे बेटर है। अगर अवॉइड कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश फिर भी आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स बढ़ गए और आपसे मैनेज नहीं हो रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें और डॉक्टरी सलाह लेकर तुरंत अपना मेडिकेशंस बढ़वाएं जी, ताकि इसको अभी इमीडिएटली अगर हम रोक पाए तो बेहतर है। पुनीत जी, मास्क की बात हो रही है, मास्क की बात हो रही है, लोग रुमाल लगा रहे हैं, कई लोग गीला रुमाल करके भी लगा लेते हैं, तो ये उपाय कितने कारगर आप इनको देखते हैं? नहीं करने से तो ये कारगर हैं। हमने हर साल देखा, इवन कोविड से पहले भी N95 मास्क जो है वो काफी इफेक्टिव रहते हैं पॉल्यूशन के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास वो नहीं है तो भी अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, पॉल्यूशन में जाते हैं, या खासकर जो 2 व्हीलर पर ड्राइव करते हैं, अगर वो कुछ और नहीं लगा सकता तो एक नॉर्मल अपना गीला रुमाल लगा ले, उसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें समझना ये जरूरी है कि ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी व्यक्ति 3 से 4 घंटे से ज्यादा बाहर के एटमॉस्फेयर में रहने वाला है दिन में, तो उसको मास्क लगाना बहुत जरूरी है। और फ्रीक्वेंट ब्रेक लीजिए, बहुत लंबे ट्रैवल मत करिए। अगर करना भी है तो अपने 2 व्हीलर वाले या जो साइकिल रिक्शा पे जाने वाले या जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो मास्क जरूर लगाएं। यही प्रिवेंशन आप कर सकते हैं दवाइयां आप नियमित लेने के अलावा। परेश जी का फटाफट मैं रुख कर लेता हूं। परेश जी, आपने कहा कि 10 तारीख तक फिलहाल मौसम में बदलाव के आसार नहीं है, उसके बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। ये बदलाव का वक्फा यानी कि टाइम क्या रहेगा, कितने दिन का यह बदलाव होगा और क्या उस बदलाव के दौरान हवा पूरी तरह साफ हो जाएगी? देखिए, अभी पूरी तरफ से दिल्ली का जो वातावरण है वो साफ हो जाए ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा, क्योंकि 3 वजह से थोड़ा बदलाव आ सकता है। पहली वजह तो ये है कि कोई बड़ा सा WD आ जाए और उसकी वजह से पहाड़ों के ऊपर और मैदानी इलाकों में कोई अच्छी सी बारिश हो जाए। दूसरी वजह है कि कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाए। देखिए, साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो 15 नवंबर तक बनने के कोई आसार नहीं। यदि राजस्थान या तो हरियाणा, पंजाब या तो दिल्ली के आसपास कोई बड़ा सा साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाता है, तब भी ये जो प्रदूषण है उनमें से थोड़ा राहत मिल सकता है, लेकिन उसकी कोई उम्मीद नहीं है। और जो हवाओं की रफ्तार है उसके ऊपर एक बड़ी उम्मीद बनी हुई है, क्योंकि 10 तारीख के बाद हवाओं की रफ्तार बढ़ने वाली है और वो भी उत्तर और उत्तरी पूर्वी की हवा वो चलेगी और उनमें जो 8 से 10 पॉइंट का जो इजाफा होगा उससे थोड़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल हवामान साफ नहीं होगा। एक उम्मीद बना सकते हैं कि नवंबर पूरे होने के बाद दिसंबर में हमें इससे छुटकारा मिलेगा। तब तक ये परिस्थिति हमें झेलना, उसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता हवामान की वजह से मुझे नहीं दिखाई दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका परेश जी, और साथ ही साथ शुक्रिया अदा करेंगे अनिल जी आपका भी, और डॉक्टर पुनीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दोनों संवाददाता भी हमारे साथ थे, उनका भी शुक्रिया ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए।